नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। अच्छे लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते, ये बात सिख और अन्य धर्मों के लिए भी है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी के पूर्व सांसद ने कहा, मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता कि दैनिक जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन क्या आप राशन की दुकानों की जगह शराब के लिए कतार में खड़े इतने लोगों की कल्पना कर सकते हैं? मोदी जी को देखना चाहिए कि कितने लोग शराब के आदी हैं। लोग हंस रहे हैं और शराब पीते वक्त मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ यही चाहती है। इदरीस अली ने केंद्र सरकार पर प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये सरकार प्रवासी मजदूरों की सेवा करने में असमर्थ है और जिन्हें जरूरत है उन्हें खाना तक मुहैया नहीं करा पा रही है। पहले केंद्र सरकार सभी को खाना, कपड़े उपलब्ध कराए, अन्य जगह फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को वापस पहुंचाए। क्या अल्कोहल पीना जरूरी है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विरोध के बाद बैकफुट पर कर्नाटक सरकार, शुरू होगी मजदूरों के लिए ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन रद्द करने का फैसला बदल दिया है। येदियुरप्पा सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही थी और विपक्ष भी हमलावर हो गया था। ट्रेन रोके जाने के बाद प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर के लिए पैदल या साइकिल से चलना शुरू कर दिया था। इसे देखते हुए सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इसी के साथ यह भी ऐलान हुआ कि ट्रेन शुक्रवार को कर्नाटक से बिहार के लिए रवाना होगी। ऐसे ही अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेन शुरू की जाएंगी, लेकिन अभी इस अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। अन्य राज्यों के लिए ट्रेन तभी रवाना होंगी जब संबंधित राज्य की सरकारें प्रवासियों के प्रवेश की इजाजत देगी। ताजा स्थिति के मुताबिक बिहार ने अपने लोगों की वापसी के लिए हरी झंडी दिखा दी है, लिहाजा शुक्रवार को एक ट्रेन प्रवासियों को लेकर कर्नाटक से निकलेगी। कर्नाटक की ओर से कुछ राज्यों को पत्र लिखकर उनके फैसले के बारे में जानकारी ली गई है। जिन जिन राज्यों में प्रवासियों को भेजा जाना है, वहां के मुख्य सचिव, राजस्व विभाग और नोडल अधिकारी को पत्र भेजा गया है। ट्रेन चलाने को लेकर इन अधिकारियों से इजाजत मांगी गई है। संबंधित अधिकारियों की ओर से इजाजत मिलते ही टूरिस्ट, छात्र, तीर्थ यात्रियों और श्रमिकों को ट्रेन के जरिए भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक बिहार ने इसकी अनुमति दे दी है। बिहार से अनुमति मिलने के बाद अब शुक्रवार 8 मई से 15 मई तक हर दिन एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी। हालांकि अभी यूपी, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों से अनुमति का इंतजार है। आज की तारीख में सिर्फ बिहार ने अपने लोगों की वापसी के लिए इजाजत दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने वाले प्रवासियों के आवेदन लेने हुए बंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी में जारी लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है। एक तरफ खाने को अन्न नहीं और दूसरी तरफ मुंबई में उत्तर प्रदेश जाने के लिए पुलिस थानों में जमा हो रहे आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है। इससे महाराष्ट्र में फंसे यूपी के लाखों प्रवासी मुश्किल में पड़ गए हैं। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार ने शर्त रखी है कि महाराष्ट्र में सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन करें और फिर कोविड की जांच के उपरांत ही उन्हें उत्तर प्रदेश आने दें, जबकि राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के प्रवासियों के लिए यात्रा पास बनाए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि इस शर्त के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासियों को उत्तर प्रदेश जाने के लिए 2 दिन पहले तक जारी हो रहे पास बनाना अचानक बंद कर दिया है। इसके साथ ही ट्रेन के किराए को लेकर भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार में मतभेद है। प्रदेश सरकार को 15% ही प्रवासियों का किराया वहन करना है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से मुख्य सचिव महाराष्ट्र को जारी पत्र में कहा गया है कि ट्रेनों के माध्यम से यूपी के निवासियों को भेजे जाने के अनुमति पत्र प्रांत के जिलाधिकारियों के स्तर से प्राप्त हो रहे हैं। अनुमति पत्र भेजे जाने से पूर्व ही टिकट क्रय कराने का कार्यवाही संबंधित जिला द्वारा किया जाना, बिना सॉर्टिंग किए हुए टुकड़ों में सूचियां भेजा जाना, सूचियों में एक रूपता नहीं होना आदि कमियों के साथ आनन फानन में अनुमति पत्र प्राप्त होने के कारण समय की बर्बादी होती है। इसीलिए ट्रेन चलाने के 24 घंटे पहले ईमेल पर जिलावार यात्रियों की सूचियां भेजी जाएं। इस सूची में संबंधित जिलाधिकारी का अग्रसारण पत्र तथा यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करा लिए जाने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न हो।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव लखनऊ में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बढ़ती उम्र के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या झेल रहे मुलायम सिंह को गुरुवार को दिन में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमरजेंसी में भर्ती होने ही उनका इलाज शुरू हो गया और अब उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को पेट में गड़बड़ी की शिकायत है। उनके साथ काफी देर तक उनके छोटे भाई और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा पूर्व सांसद डिंपल यादव भी अस्पताल पहुंची थीं। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि मुलायम सिंह यादव को तकरीबन 5 दिनों से कब्ज की दिक्कत थी। इस वजह से उन्हें बुधवार को मेदांता में भर्ती कराया गया था। एंडोस्कोपी के जरिए उनका उपचार किया गया, जिसके बाद अब उनकी स्थिति सामान्य है। शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव बढ़ती उम्र की वजह से आने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। इसके साथ ही उन्हें पेट की दिक्कतों के चलते कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमीरों की मुट्ठी में कैद है कानून और न्याय व्यवस्था। रिटायरमेंट के दिन विदाई भाषण में बोले सुप्रीम कोर्ट जज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपनी नौकरी के अंतिम दिन विदाई भाषण में जुडिशरी पर तीखी टिप्पणी की। बुधवार 6 मई को सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल द्वारा आयोजित वर्चुअल फेयरवेल पार्टी में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि देश का कानून और न्याय तंत्र चंद अमीरों और ताकतवर लोगों की मुट्ठी में कैद में है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति जो अमीर और शक्तिशाली है वह सलाखों के पीछे है तो वह मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान बार बार उच्चतर न्यायालयों में अपील करेगा, जब तक कि किसी दिन वह यह आदेश हासिल नहीं कर लेता कि उसके मामले का ट्रायल तेजी से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, वर्तमान समय और दौर में न्यायाधीश इससे अनजान होकर आइवरी टॉवर में नहीं रह सकते कि उनके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। जस्टिस गुप्ता ने कहा, ऐसा गरीब प्रतिवादियों की कीमत पर होता है जिनके मुकदमे में और देरी होती जाती है, क्योंकि वह धन के अभाव में उच्चतर न्यायालयों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जस्टिस गुप्ता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर कोई अमीर शख्स जमानत पर है और वह मुकदमे को लटकाना चाहता है, तब भी वह उच्चतर न्यायालयों का दरवाजा खटखटाकर मामले का ट्रायल या पूरी सुनवाई प्रक्रिया तब तक बार बार लटकाएगा जब तक कि विपक्षी पार्टी परेशान ना हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर प्रियंका का तंज, लिखा, बुद्ध की वाणी दोहराना काफी नहीं। जी हां दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को करुणा का संदेश दिया। पीएम मोदी के भाषण के चंद घंटे बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी व्यथा बता रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा कि सिर्फ भगवान की बात दोहराना काफी नहीं, अमल भी कीजिए। आज तक के वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मजदूरों को गुजरात से यूपी लाया गया, पैसे भी वसूले गए। आगरा और बरेली जाने वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध की वाणी करुणा की वाणी थी। प्रवासी मजदूरों के साथ करुणा भरा व्यवहार हो और उन्हें सहारा मिले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे लिखा, प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। सिर्फ भगवान की वाणी को दोहराना काफी नहीं है, सरकार को उस पर अमल करके दिखाना होगा और प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। लखनऊ पहुंची एक श्रमिक एक्सप्रेस में सवार मजदूरों से आज तक ने खास बातचीत की थी। अहमदाबाद से अपने घर लौट रहे इन मजदूरों का आरोप था कि रेल टिकट के बदले 690 रुपए लिए थे, जबकि एक पानी की बोतल, नमकीन और 4-4 लड्डू पूरे सफर के दौरान दिए गए। इसके अलावा कोई सहूलियत नहीं दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा, मजदूरों के साथ कर रही धोखा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। इस कहावत का सच जग जाहिर है, पर बीजेपी को इस पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार और उसके प्रवक्ताओं के झूठे दावों का सच सामने आने में देर नहीं लगती है। कोरोना संकट के दौर में स्थानीय बेरोजगारों और बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के बीजेपी के दावे धोखे साबित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 3 मई 2020 तक बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% पर पहुंच गई, जबकि मार्च 2020 में यह 8.74% थी। देश में 24.95% मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। फिर रोजगार किसे और कहां मिल रहा है? क्या बीजेपी ने भ्रमित करने का ठेका ले रखा है?
सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के श्रमिकों ने ही बताया कि भिवंडी से गोरखपुर लाने के लिए उनसे 745 रुपए ट्रेन का किराया वसूला गया। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बाहर से मुफ्त वापस लाने का दावा करते नहीं थकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। श्रमिकों के साथ यह धोखा शर्मनाक है। प्रदेश के अन्य जनपदों के श्रमिक भी अपनी टिकटें दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेल टिकट नहीं है तो क्या बंधक श्रमिकों को तोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है। देश भर के मजदूरों को लग रहा है कि अब वो बीजेपी सरकार के बंधक बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सुर तेज, ऐसे बदली सोनिया ने रणनीति। जी हां दोस्तों, देश में फैले कोरोना वायरस की महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कितना समर्थन करना है और किस हद तक सरकार की कमियों को उजागर करके अपने लिए सियासी जमीन तैयार करनी है, कांग्रेस ने इस पर अपनी लाइन ले ली है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का ट्रेन किराया कांग्रेस द्वारा देने का पहले ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक चला तो बुधवार को पार्टी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। इससे यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस अब आंख मूंद सरकार की पिछलग्गू बनने की बजाय कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार की कमियों को लेकर घेरेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को आगाह करते रहे। इसके बावजूद देश का प्रमुख विपक्षी दल होने के बाद भी कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न सिर्फ उनके द्वारा लॉकडाउन समेत उठाए गए सिर्फ सभी कदमों का स्वागत और समर्थन किया गया था, बल्कि यह आश्वासन भी दिया गया था कि कांग्रेस पूरी तरह कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के हर प्रयास के साथ है। हालांकि अब जब देश में कोरोना महामारी के 2 महीने होने जा रहे हैं और लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है, तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लकीर खींचनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लॉकडाउन और उसके बाद की योजना के दौरान गरीबों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों की उपेक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना के दूरगामी प्रभाव के बारे में दूरदर्शिता की कमी के जैसे बहुत सारे मुद्दों के जरिए केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासियों की दुर्दशा को लेकर चिदंबरम ने सरकार को घेरा, कही ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा कि जब सरकार ने लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को बसों और ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने का वादा किया था, तो ये मजदूर राजमार्गों पर पैदल क्यों चल रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस महामारी ने हर मंत्री और अधिकारी को निरुत्तर कर दिया है। उन्होंने कई ट्वीट कर कहा, मैं टीवी पर राजमार्गों पर पैदल चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य के जा रहे लोगों की तस्वीरें देख रहा हूं। सरकार उनकी दुर्दशा के प्रति पूरी तरह से बेखबर और गैर जिम्मेदार क्यों है। उन्होंने पूछा, उस वादे का क्या हुआ जिसमें प्रवासी श्रमिकों को बस और ट्रेन द्वारा ले जाने की बात हुई थी। ये लोग अभी भी अपने राज्य जाने के लिए पैदल क्यों घूम रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार में किसी ने भी विपक्ष या लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, महामारी ने हर मंत्री और अधिकारी को गैर जिम्मेदार बना दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पैदल चलकर अपने गृह राज्य जा रही गर्भवती महिलाओं सहित प्रवासियों का भी उल्लेख किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में पान मसाला से प्रतिबंध हटा, साक्षी महाराज ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के बाद पान मसाला के निर्माण, वितरण एवं बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को भी हटा लिया है। इस संबंध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सवाल उठाए हैं। अनीता सिंह ने कहा है कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन यूपी व अन्य की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 सितंबर 2012 के आदेश के अनुपालन में प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर लगा प्रतिबंध यथावत बना रहेगा। पान मसाला के निर्माण, वितरण एवं बिक्री में गृह विभाग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्नाव के सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने नशीले पदार्थों की बिक्री की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन जनता की जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आदि नशीले पदार्थों पर छूट क्यों। राज्य में तंबाकू तथा निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण तथा बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा।
जब सरकार ने प्रदेश में पान मसाले पर रोक लगाई थी तो कहा था कि लोग गुटखा और पान मसाला खाकर सरकारी दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में थूकते हैं। इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 18 रुपए का पेट्रोल 71 रुपए में बेच रही सरकार, जाने तेल का पूरा खेल। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी में इजाफा होने के साथ ही भारत दुनिया में ईंधन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बन गया है। मंगलवार की रात को ही केंद्र सरकार ने डीजल पर 13 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार को इस कदम से 1.6 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस कमाई के जरिए केंद्र सरकार कोरोना के संकट से निपटने पर खर्च होने वाली रकम का बड़ा हिस्सा निकालना चाहती है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही 8 रुपए प्रति लीटर का सेस जोड़ दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली समेत कई राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा दिया गया है। दरअसल डीलर तक पेट्रोल महज 18.28 रुपए प्रति लीटर की कीमत में आता है, लेकिन ग्राहकों को फिलहाल 71 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।